नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो महाराष्ट्र के अंदर सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है और पल पल नई अपडेट वहां से आ रही है। एक अपडेट यह आई है, एक चिट्ठी आई है जिसमें 34 शिवसेना के विधायकों के हस्ताक्षर हैं और दावा यह किया जा रहा है कि हमारा नेता एकनाथ शिंदे है। जी हां, इसमें दावा यह किया जा रहा है। तो ऐसे में इस दावे के पीछे की जो सच्चाई है और जो सियासी आंकड़े बन रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए, सरकार को मजबूत होने के लिए जो आंकड़े चाहिए, शिवसेना के पास कितने होने चाहिए और क्या एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के हो गए हैं, क्योंकि ये दावा ये किया जा रहा है कि शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे। इस चिट्ठी के अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी। ये सियासी गणित समझना चाहेंगे आपसे कि एक चिट्ठी सामने आती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं, 34 लोगों के उसमें हस्ताक्षर हैं और 40 की जगह है उसमें, तो 6 अभी हैं, ऐसा एक तरह से समझा जा सकता है। तो क्या अब जैसा कि हमने लिखा है, शिंदे की शिवसेना हो गई है, अब उद्धव ठाकरे की नहीं रही? आंकड़े जो बता रहे हैं और दावे दोनों इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि शिवसेना का मालिक बदल गया। शिवसेना का मालिक बदल गया। वक्त की बात है, शिवसेना का मालिक बदलने वाला है, ऐसा दिख रहा है। 55 विधायक इनके पास थे और 55 में से इन्होंने 34 की लिस्ट दे दी। बिल्कुल 40 का दावा कर रहे हैं। और जब सरकार बननी होती है, सरकार बनेगी, सरकार बदलने वाली है, बिल्कुल, तो सरकार बदलेगी तो मंत्री पद मिलने वाले होंगे। और आप जानते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे भी काफी कुछ खेल है। तो एक दो कमी भी रहेगी, वो कमी की भरपाई हो जाएगी। तो जो बड़ी बात ये थी कि जो पहले बात हो रही थी, चूंकि दल बदल विधेयक कानून एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर 2/3 से कम का फ्रैक्शन होता है, टूट होती है, तो उसे अयोग्य साबित कर दिया जाता है, हो जाता है। तो यहां पर 2/3 से अधिक पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये पार्टी में विघटन नहीं है, एक तरह से पार्टी पूरी तरह से पार्टी ही उठ के कहीं और चली गई। तो ये दल बदल कानून उस पर लागू नहीं होता है। तो ये सवाल अब यहां पर बात आ गई कि पहले तो बात ये थी, लोग ये पूछ रहे थे सरकार रहेगी बचेगी, अब उससे बात आगे बढ़ गई है, सरकार भी शायद नहीं बचेगी। और अब सवाल ये आ गया कि ये पार्टी जिसके पास थी वो उसकी होगी या नहीं। तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो कि सरकार भी जा रही है और पार्टी भी जा रही है। और अब बस यही होगा कि इस पार्टी को बचाने की लड़ाई होगी। सरकार को बचाने की लड़ाई की कोशिश तो करते हुए मुझे नहीं लगता है कि कितना स्ट्रांगली करेंगे, लेकिन पार्टी बचाने की भी लड़ाई एक शुरुआत होगी कि किस तरह से पार्टी, इसलिए कि इन्होंने एकनाथ शिंदे ने तो क्लेम कर लिया कि पार्टी अब हमारी है। तो अब मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ऐसी सूरत में उद्धव ठाकरे, एक सिफारिश उनकी तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से किया जा सकता है गवर्नर के पास की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। तो अब यहां पर एक कानूनी पहलू आता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक ऐसी सरकार जो अल्पमत की सरकार हो गई, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी की सरकार जिसके बहुसंख्यक विधायक दूसरी पार्टी में चले गए हों, तो क्या ऐसी सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश वो कर सकता है क्या? वो मांग कर सकता है क्या? सिफारिश कर सकता है क्या? तो यहीं पर बात आती है गवर्नर की भूमिका की। और जब राज्यों में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है या राष्ट्रपति की जो वो नियुक्ति होती है, तो ऐसे में हम कहते हैं बार बार कि ये गवर्नर और जो राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में कम से कम कि वो रबर स्टाम्प की भूमिका में काम करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यही क्रूशियल टाइम होते हैं जब अल्पमत की सरकार होती है, बहुमत सरकार किसी पार्टी को नहीं मिलती है, या ऐसे जब कुछ संकट पैदा होते हैं, तो वहां पर गवर्नर और राष्ट्रपति की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और इसी जगह पर यहां पर कोश्यारी साहब यानी कि गवर्नर साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि वो उन्हें कोरोना हो गया है, तो कोई और मतलब गवर्नर की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहां पर अब यह स्थिति होती हुई दिख रही है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से यह सिफारिश की जा सकती है, मांग की जा सकती है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। और अब तो अगर ये मांग होती है तो क्या गवर्नर इस मांग को मानने के लिए बाध्य है या नहीं बाध्य है? संवैधानिक व्यवस्था है कि गवर्नर अपने से कोई काम नहीं करेगा, उसके लिए एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स सरकार की तरफ से होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से जो की सलाह पर ही होना चाहिए। लेकिन इस मामले में खासकर विधानसभा को भंग के विघटन के मामले में या बहुमत साबित करने के मामले में यहीं पर राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहां पर संवैधानिक व्यवस्था यह है कि इस मामले में गवर्नर अपने से
अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर किसी कैबिनेट की और किसी सरकार से उन्हें सलाह लेने की, मंत्रियों की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो अब चूंकि यहां पर आप जानते हैं इस खेल के पीछे का खेल क्या है, यहां पर समीकरण क्या है, तो यहां पर इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाए, लेकिन उसे गवर्नर मानेंगे इसकी संभावना। हालांकि शरद पवार जी हो, इससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि नहीं सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संजय राउत जी हो शिवसेना से, उन्होंने भी ये बात कही कि सब कुछ ठीक है। ये दावे जो हो रहे हैं ये किस आधार पे किए जा रहे हैं, इसके पीछे की सियासत क्या, कुछ अगर आप बता पाए, समझा पाए। अभी तक आपने लास्ट मोमेंट तक देखा संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से हमारी बात हो रही है। ये बस बेसिकली एक परसेप्शन की बात है। ये लास्ट मोमेंट तक ये बताने की आपने केवल एक बात और आपने देखी कि केवल ये शब्दों से बताने की कोशिश हो रही है, व्यवहार में वो चीजें नहीं दिख रही हैं। बहुत एग्रेसिवली पहले वो सूरत जाते हैं, उसके बाद से उन्हें गुवाहाटी ले जाया जाता है और वो बकायदे उसके बाद से नेता सदन को बदल दिया गया। आपने ये भी देख लिया, जैसे इन्होंने जैसे बदला वैसे ही एक रिजोल्यूशन पास करके जिसमें इन्होंने अपने 34 विधायकों का एकनाथ शिंदे के समर्थन में उन्होंने चिट्ठी डाल दी। वो चिट्ठी गवर्नर को भी मेल कर दिया गया, सीसी कर दिया गया, भेज दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया कि ताकि दुनिया के नजर में आ जाए। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि जब ऐसी स्थिति होती है, पूरा मामला आंकड़ों का खेल है, बिल्कुल लोकतंत्र ही आंकड़ों का खेल है। भाई जिसका नंबर है वही सरकार में होता है और जिसका नंबर गिर जाता है सरकार में बैठे हुए कुर्सी चली जाती है। तो ये स्थिति वैसी बन रही है। तो यहां पर ये तमाम चीजें बनाने की कोशिश हो रही है कि गवर्नर कोई फैसला ले या कुछ और परसेप्शन बने, उसके पहले ये साबित हो जाए, एकनाथ शिंदे इसे साबित कर दें कि हमारे साथ लोगों का वो है, ताकि कल को ये मामला अगर अदालत में जाता है इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो और गवर्नर ने नहीं माना, तो ये मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। तो वहां पर फिर बात आएगी कि कोर्ट इस मामले में अगर कहे तो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआर मुंबई मामले में फैसला दिया था कि आप पहले साबित करिए, सदन में साबित कीजिए, हाउस ऑफ द फ्लोर जिसको कहते हैं, कि साबित कीजिए कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। वो फिर कोर्ट का इंटरफेरेंस आ जाता है और फिर कोर्ट के देखने में होता है, फिर वहां पर गवर्नर और राष्ट्रपति की भूमिका ऐसे मामलों में खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें बताने की कोशिश हो रही है कि मामला अब इनके पक्ष में है, एकनाथ शिंदे के पक्ष में है, उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है। लेकिन इनकी तरफ से जो बार बार कोशिश हो रही है, जब मैंने कहा कि सियासत में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है, इन्हें मुझे लग रहा है कि अभी भी ये आरोप लगाए जाएंगे, प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, ये सरकार बचाने के लिए कम, सरकार गिरने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए सारी भूमिकाएं बनाई अब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के हाथ से जो है चीजें निकल गई हैं, अब एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई हैं। अगर ये विधायक जो 40 का एक तरह से उन्होंने बनाया है कि 40 हैं विधायक हमारे पास, 34 के तो सिग्नेचर ही हैं, तो आगे क्या हो सकता है? क्या एकनाथ शिंदे, क्योंकि ये कह भी रहे थे, ये जानकारी निकलकर सामने आई कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर शिवसेना आगे बढ़े, सरकार को आगे बढ़ाए, उनके साथ मिलकर सरकार बनाए और जो नेतृत्व है वो फडणवीस जी के हाथ में चला जाए। तो क्या एकनाथ शिंदे जी उस तरफ बढ़ेंगे? पूरी शिवसेना को लेके उद्धव जी की भूमिका ही खत्म हो जानी है। ये बिना, बहुत इनोसेंट सा सवाल है, आपके दर्शक समझते होंगे, वो कहेंगे कि कैसे पत्रकार हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं। नहीं। हाँ, लेकिन इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। अब बात आ गई कि यहां पर जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके पीछे कौन है, क्या है, सारी चीजें सब दर्शक जानते हैं, सबको ये पता है। कुल मिलाकर आपने बार बार देखा कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, इन्होंने उनकी तरफ से जो बार बार बातें कही गई, उन्होंने कहा कि हम असली शिवसैनिक हैं, हम असली बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं और हम हिंदू और शिवसेना के सिद्धांतों को हम मानने वाले हैं, हम शिवसेना छोड़ने वाले नहीं हैं, मतलब हम सैद्धांतिक शिवसैनिक हैं। तो ऐसे में उनका और उनके बहुत विधायकों की बाइट आ रही थी, रिएक्शन आ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं है, हमें एनसीपी के साथ जाना पसंद नहीं है, उनकी तरफ से रिएक्शन। लेकिन इतने दिनों से जब सरकार में थे, मंत्री बने हुए थे, तब तो ये बात निकलकर सामने नहीं आई कि हमको नहीं पसंद है, हम सच्चे शिव सैनिक हैं और हम जो है इनके नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो कि धुर विरोधी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, तब तो कोई बात निकलकर नहीं सामने आई, अचानक से क्या? इसकी दो वजह होती है। पहली बात ये कि एक तो जब आप सरकार में होते हैं तो कई कंसिडरेशन में कई चीजें होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि एक ही दिन में
विद्रोह नहीं होता, एक ही असंतोष इतना नहीं बढ़ता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा था, किस तरह से वहां पर शिवसेना के कई मंत्रियों का, कई नेताओं का, कई विधायकों की नहीं चलती थी, अपॉइंटमेंट को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के तमाम तरह का असंतोष, दखलंदाजी उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की डिपार्टमेंट में ज्यादा हो रही थी। हाँ। और ये जो बातें थी वो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को या जो विधायक थे उनमें ये असंतोष हो रहा था। और जो हमारे सहयोगी जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं बता रहे थे कि अगर समय रहते इस असंतोष को कम करने की कोशिश की गई होती शायद स्थिति नहीं आती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और, हमारे दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि आपकी सरकार है, आपकी LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, खुफिया एजेंसी है, सब कुछ है, और आपको अगर ये पता ही नहीं चला कि आपके नाक के नीचे से आपकी पार्टी ही जा रही है, आपके 30, 35, 34 विधायक चले जा रहे हैं, तो फिर बताइए कि आप मुख्यमंत्री कैसे हैं? आपके पास मतलब आप, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें मैं मानता हूं कि न एकनाथ शिंदे की कोई बहुत वो है, कोई उनकी बहुत विशेष योग्यता नहीं है। इसमें केवल और केवल उद्धव ठाकरे का की असफलता है कि वो समय रहते इन चीजों को भांप नहीं पाए, इन चीजों को समझ नहीं पाए, और ये पूरा खेल खराब हो। तो कुल मिलाकर जो बाला साहब ठाकरे जिस तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में थे, वो किंग बनना चाहते ही नहीं थे, वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते थे, और जो सत्ता की हनक है वो अपने पास रखना चाहते थे। किंग बनकर उस कुर्सी पर बैठकर कहीं ना कहीं गलती कर दी, और उसके बाद जो है अब पूरी शिवसेना खिसक रही है, या फिर चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से सोचा गया था। किंग बनने में दिक्कत नहीं थी, किंग बनने के लिए जिस तरह से सिद्धांतों से समझौता हुआ, जिस तरह से एक अलग स्टैंड लिया गया, जिस सियासी पार्टी की पूरी वजूद कांग्रेस मुखालफत के साथ बिल्कुल, वही आप सरकार बनाने के लिए जब वहां चले जाते हैं तो मौका मिल जाता है यहां। अच्छा, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा कि सरकार किन परिस्थितियों में महाराष्ट्र की बनी थी। आपने देखा कि बीजेपी किस तरफ से एग्रेसिवली आपकी तरफ देख रही थी, कई बार कोशिशें भी हुई, नॉट फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। उसके बाद भी आप बैठ गए, और इतने सुकून से बैठ गए कि बस अब हम ही हैं। तो जब एक चतुर चालाक विपक्ष आपके हमेशा इस ताक में हो कि कब सावधानी हटी और दुर्घटना घटाने की स्थिति में हो, और उसके बाद अगर आप इतना रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की स्थिति पैदा होती है। चलिए, शिवसेना तो अब कुछ करने के स्थिति में है नहीं, उद्धव ठाकरे करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि पूरी जब पार्टी के जो विधायक हैं, जो आपकी बेस है, वहीं खिसक जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एनसीपी और कांग्रेस इस टाइम पे क्या भूमिका में आपको नजर आ रही है? कोई प्रयास उनकी तरफ से होते हुए, शरद पवार की तरफ से? हालांकि कमलनाथ को ऑब्जर्वर के तौर पर मुंबई भेजा गया, क्या वहां क्या स्थिति है? आपने एक बात देखा कि कमलनाथ को जब ऑब्जर्वर बनाया गया तो उस पर भी ढेर सारे लोग सवाल उठने लगे कि देखो किसको ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो किसको बनाया गया। दूसरी बात कि जब वो वहां गए हैं तो जाने के बाद उन्होंने तत्काल बयान दिया कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो गए वो। उसके बाद पता चला कि रिपोर्ट आती है कि नहीं जी, उन दो तो उन्हें कोरोना मतलब रिपोर्ट निगेटिव है। तो खैर वो तो अलग मसला है। अब यहां पर चूंकि इनके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस और एनसीपी के पास, इनके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, ठीक है, अपने साथ अपना रखो, शिवसेना वाले तो है ना भी, तो मुश्किल वहां पर। तो इनके पास अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करने की स्थिति के अलावा और कुछ है नहीं। अब बड़ा सवाल अभी का नहीं है, बड़ा सवाल वही है कि इसके बाद क्या, सरकार जा रही है, पार्टी भी हाथ से निकलने को है, जा ही रही है। अब ये लड़ाई सरकार बचाने की नहीं होगी, ये लड़ाई अब पार्टी बचाने अपने आप को भी बचाने की, अपने अस्तित्व की भी लड़ाई बचाने की होगी। और दूसरी बात मैं यहां तक आगे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है, अगर बनती है तो शिवसेना को शिवसेना बने रहने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे नेता हो या उद्धव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तमाम जो चीज़ें हमने डिस्कस की, शिंदे की शिवसेना जब हो गई है तो ऐसे में क्या समीकरण आगे बनने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आखिरकार वो क्या देखते हैं, महाराष्ट्र का भविष्य, वहाँ की सरकार का भविष्य, शिवसेना का भविष्य खासतौर पर, और भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से कमबैक कर रही है महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।